बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब अर्दोगान के खिलाफ होने वाली बगावत के दौरान में तुर्की के 58,000 मसाजिद से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए आधी रात वक्त आज़ानें शुरू हो गई। आवाम से मैदान में आने की अपील भी की जाने लगी। मसनून दुआएं बुलंद होने लगी और टैंकों के सामने सीना ताने शहरी एक ही सरमदी नगमा गाने लगे, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। इस बगावत में सैकड़ों आला फौजी अफसर और उनके कमांडर में काम करने वाले हजारों अफराद शरीक थे, लेकिन बहुत से आम अफराद को बगावत का इल्म नहीं था और उन्हें मुख्तलिफ गलत बयान करके मैदान में लाया गया था। सदर अर्दवान को गिरफ्तार करने के लिए जाने वाली खसूसी कमांडो दस्ते के अक्सर अफराद को सिर्फ ये बताया गया था कि एक खतरनाक दहशत गर्द को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और इस कार्रवाई में जान भी जा सकती है। बगावत के नाकाम होने के बाद कई फौजी जनरलों ने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया है। इनके वाज़े एतराफ़ात से ये बहस भी अपने अरूज पर जा पहुंची कि बगावत के पीछे कार फरमा असल कुव्वत कौन सी थी। इनमें से एक अहम इतराफ़ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तौरकान का था। उसका कहना था कि वो 1989 ईस्वी से फताहुल्लाह गोलन की तहरीक से वाबस्ता था और इस बगावत का फैसला हमारी आला क़यादत ही ने किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खलूसी ने अटॉर्नी जनरल के सामने अपना बयान हल्फी में बताया कि ब्रिगेडियर मोहम्मद डिचली इनके पास आए और इनकलाब की खबर देते हुए इसका साथ देने का मुतालबा किया। मैंने इन्हें इसके नतायज वाकिब से खबरदार करते हुए इससे बाज रखना चाहा, लेकिन वो ना माने। चीफ ने यह भी बताया कि उन्हें अगंची एयर बेस पर ले जाया गया तो एयर बेस के सरबराह खाकान अफरीम ने इन्हें साथ देने की कोशिश करते हुए अमेरिका में मुकीम फताउल्लाह गुलन से फोन पर बात करवाने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। 1998 ईस्वी से अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम जनाब फताउल्लाह गुलन, इनकी जमात हजमत, इनके इदारे रूमी फाउंडेशन और दुनिया भर में फैले इनकी आलीशान तालीमी इदारों के बारे में हुस्न ज़न रखने वाले एक दूर नवीस के लिए ये मुमकिन नहीं कि बगावत में इनके मुलव्वस होने या ना होने पर कोई हतमी राय दे। लेकिन बाज़ हक़ाइक़ इंतहाई अहम हैं। इंतहाई ज़िम्मेदार तुर्क अहबाब के बकौल इस अमर में कतन कोई शक नहीं कि फताहुल्लाह गोलन एक तवील अरसे से अहम मुल्की इदारों में अपना बरह रास्त नफूज बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने यह भी बताया कि फताहुल्लाह गोलन ने रुकू व सजूद के बगैर नमाज पढ़ने का फतवा भी दे दिया था। जब इनके करीब साथियों से इस बारे में इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि चूंकि सेकुलर तुर्क फौज में किसी नमाजी को भर्ती होने और तरक्की देने से पहले उसकी पेशानी, टखनों और घुटनों पर नमाज के असरात व निशान चेक किए जाते हैं, इसलिए यह फतवा दिया गया कि बाकायदा रुकू सजूद के बगैर इशारों से नमाज पढ़ी जा सकती है। इनके पैरोकारों में बारहा यह सुनने का मौका मिलता है, औज़ु बिल्लाहि मिनल सियासत, लेकिन अमलन ना सिर्फ तुर्की बल्कि बैरून तुर्की भी सियासतदानों, सहाफ़ियों और मतमूल अफराद से इनका खसूसी राब्ता रहता था। न्यूज़ एजेंसी, अखबारात और टीवी चैनलों समेत पूरी इब्लागियाती दुनिया थी। फताउल्लाह गुलन साहब अगरचा मारूफ तुर्क मुसल्लह बदियुल ज़मान सैयद नूरसी का तसलसल समझे जाते हैं, लेकिन अमलन नूरसी तहरीक का इनसे कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। नूरसी तहरीक के वारिस व दीगर 4 तंजीमें हैं जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात के बहस तकसीम हो गई, लेकिन इनकी तमाम तर सरगर्मियाँ मरहूम नूरसी के लिटरेचर और अफकार व नज़रियात की तरवीज व अशात के गिर्द घूमती हैं। तैयब अर्दोगान के खिलाफ तुर्क नाकाम बगावत के बाद फताहुल्लाह गुलन साहब की शख्सियत और अफकार के बारे में जो बहुत सी नई मालूमात सामने आई, उनमें एक हैरत अंगेज बात इनका अपने मुरीदों के सामने खिताब भी था। तुर्क ज़बान में इस किताब की वीडियो अरबी तर्जमे के साथ तुर्की से मौसूल हुई थी। निस्बतन अहद जवानी के इस खिताब में वो इनकशाफ फरमाते हैं कि ख्वाब में नहीं, आलम कशफ में उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने तुर्की की निगहबानी मेरे सुपुर्द कर दी। 15 जुलाई 2016 को नाकाम फौजी बगावत के बाद अर्दवान हुकूमत ने आइन में तरामीम करते हुए तख्ता उलटने वालों पर सिविल अदालत में मुकदमा चलाने की भी राह हमवार करवा ली और इस तरह इस्तांबुल की सिविल अदालत में तुर्की की तारीख में पहली बार फर्स्ट आर्मी कमांडर इन चीफ, फिजाइया और बहरिया के सरबराह और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत आला 365 फौजी अफसरान पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया गया और इस तब्दील मुकदमे की कार्रवाई के बाद 325 अफसरान को सजा सुनाई गई। ये अर्दवान हुकूमत की एक ऐसी कामयाबी है जिसने मुस्तकबिल में फौज के सिविल हुकूमत के इंतजामी मामलात में मुदाखलत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अर्दवान हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा फौज को वजारत दफा और वजीर दिफा की जानिब से दिए जाने वाले अहकामात की तामील करवाना है। इससे कबल तुर्की में वजीर दिफा का किरदार सिर्फ कागजों तक ही महदूद था
اور چیف آف جنرل اسٹاف ہی ملک کے کرتا دھرتا تھے۔ ان کے بیانات اور احکامات کو میڈیا ہمیشہ اولویت دیتا۔ فوج جب چاہتی اخبارات اور میڈیا کے خبروں کو سنسر کر دیتی اور کسی کو بھی چوں و چرا کی ہمت نہ تھی۔ لیکن 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت نے ملک میں سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اب فوج عملی طور پر بیرکوں میں واپس جا چکی ہے اور ملکی سیاست میں کسی قسم کی داخل اندازی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کی تکریم، عزت و احترام میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ اس کے برعکس فوج کی تکریم اور عزت و احترام میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فوج اب سیاست میں نہیں بلکہ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے اور دفاعی صنعتی پیداوار کی جانب سے بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پہلی بار ملک میں دفاعی ضروریات کا 80% ترکی میں مقامی وسائل سے تیار کیا جا رہا ہے، اور مقامی ڈونرز نے ترکی کی امریکہ اور چین جیسے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ ترکی کی فوج کی تکریم اور احترام میں اضافے کا اندازہ آپ ترکی میں کسی بھی شہید فوجی کے جنازے سے لگا سکتی ہیں، جس میں حکومت، عوام اور فوج کے اعلیٰ حکام بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور فوجی شہید کی خبر کو تمام میڈیا نمایاں طور پر پیش کرتا ہے۔ ترکی اور طیب حکومت، عوام اور فوج کے اعلیٰ حکام بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور فوجی شہید کی خبر کو تمام میڈیا نمایاں طور پر پیش کرتا ہے۔ ترکی اور طیب اردوغان کی کامیابی کے پیچھے ترک عوام کا ہاتھ ہے۔ اگر اس دن ترک عوام سڑکوں پر نہ نکلتے تو شاید آج اردوغان کی حکومت نہ ہوتی۔